हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वीर में। आज से हम अपनी नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। जो आगामी एग्जाम जो दिसंबर और जनवरी में आ रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट हुआ, एसएससी जीटी हुआ, तो इन एग्जाम में ये क्लासेस कारगर होंगी और करंट अफेयर्स का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। तो नवंबर मंथ का ये करंट अफेयर्स है, मंथली करंट अफेयर्स हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो मंथली करंट अफेयर्स की ये जो क्लासें होंगी, ये एक क्लास में ये सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो हमने ये पार्ट वाइज क्लासें स्टार्ट की हैं, जिसमें जो पहली क्लास है वो आज से स्टार्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है नवंबर में, नवंबर करंट अफेयर्स है ये, नवंबर 2022। पहला क्वेश्चन है, 8वें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ये आयोजित हुए हैं। तो ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि जो 8वां आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, किस स्थान पर हुआ है? तो पहला ऑप्शन इसमें दे रखा है दक्षिण अफ्रीका, और दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है ओमान, ओमान है ये। दूसरा ऑप्शन है ओमान। तीसरा ऑप्शन है इसमें वेस्ट इंडीज, और चौथा ऑप्शन है इसमें ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है ये। तो इसमें अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के बारे में कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे अब इसकी विस्तृत व्याख्या थोड़ी देख लेते हैं। बात करते हैं आईसीसी, आठवें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की, 8वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप की। तो जो 8वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, सबसे पहले ये डेट कब से कब तक ये हुआ है? 8वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है, ये 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, 16 अक्टूबर को, और 16 अक्टूबर से ये 13 नवंबर तक ये चला है, 13 नवंबर 2022 तक। 16 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, तो 16 अक्टूबर से स्टार्ट होकर ये 13 नवंबर 2022 तक चला है। देखते हैं स्थान, स्थान जो 8वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। और जो फाइनल मैच हुआ था 8वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में, जो फाइनल मैच हुआ है, फाइनल मैच जो हुआ है, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। तो यहां पे ये मैच आयोजित हुआ है, मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम। मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम जो है, ये वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और क्रिकेट का सबसे बड़ा जो स्टेडियम है वो भारत के अंदर है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अंदर है। और डिटेल इसकी जान लेते हैं। इसके अलावा देखते हैं विजेता। सबसे पहले इसमें देखते हैं विजेता कि इस टी20 वर्ल्ड कप को जीता किसने है, विजेता टीम कौन सी रही है? तो 8वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम है वो है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने इसको दूसरी बार जीता है, इस टी20 वर्ल्ड कप को। सबसे सफल टीम भी इसकी इंग्लैंड ही है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की सबसे सफल टीम भी इंग्लैंड ही है। इसको दूसरी बार इंग्लैंड ने जीता है, तो इस वर्ष भी इंग्लैंड ने इसको जीता है। और उपविजेता जो है, इंग्लैंड ने किसको हराया है इसमें? इंग्लैंड ने हराया है पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान को हराया है इंग्लैंड ने। इन मैचों में सबसे ज्यादा जो रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है वो विराट कोहली ने बनाया है। इसी के साथ विराट कोहली भी जो बन गए हैं, वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली ही बन गए हैं। शुरुआत देख लेते हैं, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुई थी? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत कब ये हुई थी, इसको देख लेते हैं। इन मैचों की जो शुरुआत हुई थी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप
मैचों की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 2007 में, 2007 में। और जो पहला मैच खेला गया था, जो पहला मैच खेला गया था वो खेला गया था दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो अब बात आती है कि क्या भारत ने ये कोई मैच जीता है या अभी तक नहीं जीता है। तो हाँ, भारत ने ये मैच जीता है, वो पहला ही मैच भारत ने जीता था, पहला ही मैच भारत ने जीता था। तो इसका विजेता था भारत। 2007 में, 2007 में पहले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का विजेता था भारत, भारत ने इसको जीता था। और ये अफ्रीका में ही मैच हुआ था, अफ्रीका के अंदर ही मैच हुआ था। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इससे पहले ये देख लेते हैं कि अब आगामी टी20 वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा, आगामी टी20 वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा। तो अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो पहला टी20 जो हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हुआ था। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में ये 8वें नंबर का हुआ है, 8वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इसके बाद ये 2024 में कहाँ होगा, यानी 9वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होगा, 9वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कहाँ होगा, तो ये दो देशों के अंदर होगा। तो वेस्ट इंडीज है, 2 देशों के अंदर ये होगा। तो वेस्ट इंडीज है प्लस एक है अमेरिका, तो 2 देशों के अंदर ये होगा, वेस्ट इंडीज और अमेरिका के अंदर। पिछली बार ये कहाँ हुआ था, तो जो पिछली बार है, पिछली बार यानी 7वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है, 7वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ये ओमान में हुआ था। 7वां आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो 2021 में ही हुआ था, पिछली बार ही हुआ था, तो ये ओमान में हुआ, ओमान। और इसके अलावा यूएई, ये भी 2 देशों में हुआ। तो ये डिटेल हो गई 8वें आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की। इसी के साथ मैंने ये आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का पूरा इतिहास आपको बता दिया है। एक बार इसको और दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 8वें आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जो है इस साल ये कहाँ आयोजित हुए थे, 2022 में कहाँ आयोजित हुए थे। तो 8वें जो आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप है इस साल ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। और ये कब से कब तक आयोजित हुए थे, तो ये स्टार्ट हुए थे 16 अक्टूबर से, और कब तक चले थे, ये चले थे 13 नवंबर तक। और पूछा जाए कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल कितनी टीमों ने इस साल इसमें भाग लिया था, कुल कितनी टीमों ने इसमें इस साल भाग लिया था, तो वो है 16 टीम, 16 टीमों ने इसमें भाग लिया था। और जीता किसने है, तो जीता है इंग्लैंड ने। हराया किसको है, तो पाकिस्तान को हराया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 में पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने। नवंबर 2022 के ही करंट है ये। तो क्वेश्चन पूछा है कि नवंबर 2022 के अंदर पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख आर्मी चीफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का नाम इन्होंने पूछा है इस क्वेश्चन में। ये नवंबर में ही ये अपना पद ग्रहण किया इन्होंने। नवंबर में पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है असीम मुनीर, असीम मुनीर। दूसरा है शहबाज शरीफ, तीसरा है आरिफ अलवी, और चौथा है इमरान खान। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर है असीम मुनीर, असीम मुनीर। नवंबर 2022 में पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख बने हैं उनका नाम है असीम मुनीर। पूरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। तो लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर हो गए हैं पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ, पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ। शहबाज शरीफ कौन है, तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री का नाम है, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री का नाम है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, ये वर्तमान में है, इन प्रेजेंट पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। आरिफ अलवी, तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति का नाम है, पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। ठीक है। इमरान खान कौन है, तो इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री का नाम था, इमरान खान पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री का नाम। तो क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि नवंबर 2022 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख कौन है इस समय, असीम मुनीर, असीम मुनीर बन गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर। शहबाज शरीफ कौन है,
पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति का नाम क्या है? राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। इमरान खान कौन थे? तो इमरान खान शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये नवंबर 2022 का ही करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन नवंबर 2022 के। तो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? यानी नवंबर 2022 में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? ये मंडलो नहीं है, ये मंडेला है। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है शेख हसीना, ये शेख हसीना लिखा हुआ है, शेख हसीना। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है व्लादिमीर जेलेंस्की, तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा और चौथा ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? तो नवंबर 2022 में गांधी मंडेला जो शांति पुरस्कार है ये किसे मिला है? ये मिला है दलाई लामा, ये मिला है दलाई लामा। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार, गांधी मंडेला शांति पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो गांधी मंडेला शांति पुरस्कार जो है गांधी जी और दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहलाने वाले नेल्सन मंडेला के नाम पर यह दिया जाता है, गांधी मंडेला पुरस्कार। कौन देता है इसको? तो गांधी फाउंडेशन, गांधी मंडेला फाउंडेशन इसको देता है, गांधी मंडेला फाउंडेशन इसको देता है। और किन व्यक्तियों को यह पुरस्कार मिलता है? गांधी मंडेला पुरस्कार किन व्यक्तियों को मिलता है? तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानव अधिकारों तथा स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। तो ऐसे व्यक्तियों को ये मिलता है गांधी मंडेला पुरस्कार। तो इस साल ये पुरस्कार मिला है दलाई लामा को। दलाई लामा को इस साल ये पुरस्कार मिला है। दलाई लामा कौन है? दलाई लामा कौन है? दलाई लामा के बारे में बता देता हूं। दलाई लामा जो है वो तिब्बत के 14वें राष्ट्र अध्यक्ष हैं। तिब्बत के 14वें राष्ट्र अध्यक्ष हैं, या इनको आध्यात्मिक गुरु भी कह सकते हैं, 14वें आध्यात्मिक गुरु। जैसे भारत में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, जर्मनी में सर्वोच्च पद चांसलर का होता है, तो वैसे ही तिब्बत में जो सर्वोच्च पद होता है वो वहां के आध्यात्मिक गुरु का होता है, वहां के आध्यात्मिक गुरु का होता है। और वही आध्यात्मिक गुरु हैं दलाई लामा। इनकी जो उपाधि है ये 14वें नंबर की है, 14वें नंबर के दलाई लामा है। और इनका जो वास्तविक नाम है, दलाई लामा का जो वास्तविक नाम है, ये पूछा गया है एग्जाम में ही पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में ही, कि दलाई लामा का वास्तविक नाम क्या है। तो इनका वास्तविक नाम है तेनजिंग ग्यात्सो, तेनजिंग ग्यात्सो। तो तेनजिंग ग्यात्सो को मिला है इस साल का गांधी मंडेला शांति पुरस्कार। गांधी मंडेला शांति पुरस्कार किन लोगों को मिलता है? ऐसे लोग जिन्होंने मानवाधिकार को बढ़ाने के लिए और स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। दलाई लामा का वर्तमान निवास कहां पर है? क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलाई लामा का वर्तमान निवास कहां पर है, वर्तमान में ये कहां रहते हैं, तो वर्तमान में ये तिब्बत में नहीं रहते हैं। दलाई लामा वर्तमान में तिब्बत में नहीं रहते, तो कहां रहते हैं? ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। 1959 में ही ये भारत आ गए थे, 1959 में आ गए थे ये भारत, और 1959 से अब तक ये भारत में ही रहते हैं। तो इस साल का गांधी मंडेला शांति पुरस्कार मिला है दलाई लामा। दलाई लामा कहाँ के हैं? तिब्बत के। तिब्बत के कौन है? तो तिब्बत के राष्ट्र अध्यक्ष हैं, 14वें राष्ट्र अध्यक्ष हैं। वास्तविक नाम क्या है? तेनजिंग ग्यात्सो, तेनजिंग ग्यात्सो। वर्तमान में कहां रहते हैं तेनजिंग ग्यात्सो? तो तेनजिंग ग्यात्सो वर्तमान में रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2022 में, नवंबर 2022 की है। अगला क्वेश्चन है कि सभी के लिए फुटबॉल पहल, ये पहल लिखा हुआ है, सभी के लिए फुटबॉल पहल, पहल लिखा हुआ है, ये पहल, सभी के लिए फुटबॉल पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत के राज्यों की बात हो रही है। सभी के लिए फुटबॉल पहल शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है गुजरात। सभी के लिए फुटबॉल पहल शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो है ओडिशा। इसका राइट आंसर है ओडिशा, ओडिशा इसका करेक्ट आंसर है। सभी के लिए फुटबॉल पहल, इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। सभी के लिए फुटबॉल पहल, तो ये जो एक इनिशिएटिव है, सभी के लिए फुटबॉल पहल नाम से एक इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये इनिशिएटिव चला रहा है फीफा, इस इनिशिएटिव को चला रहा है फीफा। तो फीफा द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो भारत में इस इनिशिएटिव को शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो है ओडिशा। अब इस पहल के तहत क्या होगा? इस पहल के तहत क्या होगा? इस पहल के तहत उड़ीसा के सभी के लिए फुटबॉल पहल के तहत उड़ीसा के 2000 स्कूलों में, उड़ीसा के 2000 स्कूलों में 43,000 से ज्यादा, 43,000 से भी ज्यादा क्या होगा? फुटबॉल, 43,000 से ज्यादा फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, वितरित किए जाएंगे, यानी फुटबॉल बॉल्स बांटी जाएंगी। 43,000 से ज्यादा फुटबॉल बांटी जाएंगी उड़ीसा के 2000 से ज्यादा स्कूलों में। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए ऐसा होगा, क्योंकि भारत में फुटबॉल का क्रेज कम है। तो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, फुटबॉल मैचेस को बढ़ावा देने के लिए फीफा द्वारा ये पहल चलाई जा रही है। और इस पहल को शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो बना है ओडिशा। यहाँ पे एक शब्द आया फीफा, इस पहल को फीफा ने शुरू किया है। तो फीफा में बता देता हूं फीफा क्या है। फीफा क्या है? फीफा से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, स्टैटिक जीके के रूप में। इसको मैं आपको देखो बता देता हूं। फीफा क्या है? फीफा, फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है। जैसे आईसीसी क्रिकेट कराने वाली सर्वोच्च संस्था है, बीसीसीआई भारत में क्रिकेट कराने की सर्वोच्च संस्था है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी कराने की सर्वोच्च संस्था है। तो वैसे ही फीफा जो है, फीफा वर्ल्ड में फुटबॉल के मैचेस कराने की सर्वोच्च संस्था है। तो फीफा का मतलब क्या होता है? फीफा का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो फीफा की जो स्थापना हुई थी, फीफा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1904 में। और वर्तमान में जो फीफा का मुख्यालय है, वर्तमान में जो फीफा का मुख्यालय है वो है ज्यूरिख में, ज्यूरिख में। वर्तमान में फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पर है? ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड के अंदर, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो स्विट्जरलैंड में ये ज्यूरिख है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है? फीफा के अध्यक्ष कौन है, या फीफा के प्रेसिडेंट्स बोल सकते हैं। वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट्स का नाम क्या है? वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट्स का नाम क्या है? तो ये अभी हाल ही में बने हैं, अक्टूबर 2022 नहीं नवंबर में ये शायद बने हैं फीफा के अध्यक्ष। तो फीफा के अध्यक्ष का नाम है जियानी इन्फेंटिनो, जियानी इन्फेंटिनो। ये स्विट्जरलैंड के ही है। तो ये है फीफा के बारे में। फीफा की स्थापना कब हुई है? 1904 में। फीफा का मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख में। फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो कहां के हैं? तो जियानी इन्फेंटिनो है स्विट्जरलैंड के। और फीफा का मतलब क्या होता है? फीफा का मतलब है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल
डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो क्वेश्चन क्या है, दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि फीफा के द्वारा आयोजित सभी के लिए फुटबॉल, फीफा के द्वारा आयोजित सभी के लिए फुटबॉल पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का नाम बताना है जिनका हाल ही में नवंबर 2022 में निधन हुआ है। नवंबर 2022 में निधन हुआ है, नवंबर 2022 में निधन हुआ है, तो इनका नाम बताना है। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे ये और इनकी डेथ हो गई है नवंबर 2022 में, तो इनका नाम बताना है कि इनका नाम क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता मुलायम सिंह यादव, ए ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, बी ऑप्शन है अमोहा जी, सी ऑप्शन है श्याम सरन नेगी और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है श्याम सरन नेगी, श्याम सरन नेगी। श्याम सरन नेगी स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, नवंबर 2022 में इनका निधन हुआ है। तो स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता, देखते हैं इसको। तो अगर देखा जाए कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? क्योंकि जब पहले आम चुनाव होंगे तभी तो कोई वोटर्स बनेगा। तो स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951-52 में। 1951-52 में स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए थे, या भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। कहा जाता है कि जो पहले आम चुनाव हुए थे भारत में, ये लोकसभा प्लस विधानसभा दोनों के एक साथ ये इलेक्शन हुए थे, और ये स्वतंत्र भारत में या अब तक का भारत का सबसे बड़ा ये चुनाव था, क्योंकि पहला चुनाव था 1951-52 का। सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे उस समय, जिन्होंने इन चुनावों को आयोजित कराया था सुकुमार सेन के द्वारा। तो इन्हीं चुनावों में सबसे पहला जो वोट डाला था वो डाला था श्याम सरन नेगी। तो श्याम सरन नेगी कहाँ के हैं? श्याम सरन नेगी कहाँ के हैं? श्याम सरन नेगी कहाँ के हैं? तो श्याम सरन नेगी है हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश। तो जो पहला वोट डाला था इन्होंने, पहला वोट डाला था हिमाचल प्रदेश के कल्पा में, हिमाचल प्रदेश के कल्पा में इन्होंने फर्स्ट वोट डाला था, फर्स्ट वोट। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है, ठीक है। लास्ट वोट इन्होंने अपना 2 नवंबर को डाला था, लास्ट वोट डाला इन्होंने 2 नवंबर, लास्ट वोट इन्होंने डाला था अपना 2 नवंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में। तो श्याम सरन नेगी थे भारत के पहले मतदाता और जिनका हो गया है निधन। तो कितनी वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? इनका निधन हुआ है 106 वर्ष की उम्र, 106 वर्ष की उम्र में इनका हुआ है निधन। तो ये हुआ क्वेश्चन पूरा। अमोहा जी, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है, इसके बारे में बता देता हूँ। कभी कभी ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अमोहा जी कौन है। तो अमोहा जी एक व्यक्ति है ईरान का, इसकी भी डेथ हुई थी पिछले मंथ अक्टूबर माह में, इसकी भी डेथ हुई थी अमोहा जी की। तो अमोहा जी से क्वेश्चन क्या बन सकता है? हाँ, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे गंदा आदमी कौन था, विश्व का सबसे गंदा आदमी कौन था, तो अमोहा जी ही था। अमोहा जी को विश्व के सबसे गंदे आदमी का, विश्व के सबसे गंदे आदमी का इसको जो पदवी मिली हुई है, ठीक है, वो इसको दी गई है अमोहा जी को। क्यों ऐसा? सबसे गंदा आदमी क्या है? तो ये कई से कहा जाता है कि कई वर्षों से नहीं आया था अमोहा जी जो है, तो ईरान का है ये। मुलायम सिंह यादव का भी निधन हो गया था पिछले महीने। अगला क्वेश्चन है 17वें G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? 17वें G20 शिखर, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। यूपीएससी जैसे एग्जामों में, या यूपीपीसीएस, इसके अलावा एसएससी के एग्जामों में ये आएगा क्वेश्चन। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 17वें नंबर का G20 पूछा है, तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है बाली इंडोनेशिया, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है
वो 2022 में, यानी इस वर्ष ये हुआ है बाली, इंडोनेशिया के बाली, इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। मैं आपको कुछ शिखर सम्मेलन ये बता रहा हूं G20 के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 16वां G20, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 16वां G20 2021 में कहां हुआ था, 16वां G20 2021 में कहां हुआ था, तो 16वां G20 जो 2021 में हुआ था उसका आयोजन हुआ था इटली के अंदर। इटली में ये हुआ था, 16वें नंबर का G20 जो हुआ है वो इटली में हुआ है। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 17वां G20 2022 में कहां हुआ है, तो ये हुआ है इंडोनेशिया में ही, बाली, इंडोनेशिया इसका आंसर है। इंडोनेशिया के बाली में ये हुआ है। 17वां जो G20 हुआ है ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। और अगर क्वेश्चन पूछता है कि 18वां G20 कहां होगा, क्वेश्चन पूछता है कि 18वां G20 2023 में कहां होगा, ये है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये होगा अपने भारत में, ये होगा अपने भारत में। तो अगले वर्ष जो G20 होगा वो होगा अपने भारत में, अपने भारत में ही होगा। G20 शिखर सम्मेलन इस साल हुआ है इंडोनेशिया के बाली में, और इसी साल इसमें भाग लेने गए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया है। जो सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में हुआ है, और इसी सम्मेलन में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंस जोको विडोडो, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंस का नाम है वर्तमान में, प्रेसिडेंट का नाम है वर्तमान में जोको विडोडो। तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने G20 शिखर सम्मेलन की, 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसको सौंपी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी। G20 और G20 के बारे में बता देता हूं। देखो G20 क्या है, G20 क्या है, G20 में G का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20, ग्रुप, G का मतलब होता है ग्रुप, यानी 20 देशों का समूह। तो इसमें इसकी स्थापना कब हुई थी, G20 की स्थापना हुई है 1999 में। G20 में देशों की संख्या कितनी है, तो G20 में देशों की संख्या है 19। तो एक क्या है G20 में, एक है EU, यानी यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो इस साल 17वें नंबर का G20 कहां आयोजित कराया गया है, इस साल 17वें नंबर का जो G20 है वो हुआ है इंडोनेशिया के बाली में। और 2023 नेक्स्ट ईयर कहां होगा, 2023 में G20 होगा अपने भारत में। और पिछले वर्ष कहां हुआ था G20, 2021 में, तो 2021 में G20 हुआ था इटली में। अब G20 देशों में देशों की संख्या कितनी है, G20 ग्रुप में देशों की संख्या है 19। तो क्या अपना भारत है इसमें, हाँ बिल्कुल भारत इसमें है, भारत G20 का सदस्य है, तभी तो ये भारत में ही हो रहा है। भारत, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड, इटली, इंडोनेशिया सभी सदस्य हैं भारत को लगाकर, भारत के साथ इसमें ये सभी सदस्य हैं। तो 19 देश हैं, भारत भी इसका सदस्य है G20 का। तो आता है क्वेश्चन कि क्या कि किस में से किस संगठन में भारत शामिल है या नहीं है, इस तरह से अगर पूछा जाए क्वेश्चन तो G20 में है भारत, G7 में भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डेविस कप 2022 जीता है, डेविस कप 2022 जीता है। डेविस कप के बारे में पूछा है, डेविस कप 2022 का विजेता टीम कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा है। डेविस कप 2022 किसने जीता है, ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है रूस, और डी ऑप्शन है यूएसए। तो इसका आंसर है, इसका सही आंसर है कनाडा, इसका सही आंसर है कनाडा। डेविस कप 2022, डेविस कप का संबंध किससे होता है, लॉन टेनिस। डेविस कप का संबंध किससे है, डेविस कप किस खेल में दिया जाता है, डेविस कप, तो डेविस कप दिया जाता है लॉन टेनिस में। तो डेविस कप इस साल किस देश की टीम ने जीता है, डेविस कप इस साल जीता है कनाडा की टीम ने, कनाडा देश ने इसको जीता है, कनाडा ने इसको पहली बार इसको जीता है। डेविस कप के इतिहास में इसका पहली बार विजेता बना है कनाडा। और हराया किसको है, तो हराया है ऑस्ट्रेलिया को, तो ऑस्ट्रेलिया का है उपविजेता।
उपविजेता। तो डेविस कप 2022 किस देश ने जीता है? कनाडा ने। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को। डेविस कप किस किस खेल में दिया जाता है? तो डेविस कप दिया जाता है लॉन टेनिस में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी के हैं? वर्तमान में T20 वर्ल्ड कप में सबसे रन किस खिलाड़ी के हैं? अगर आपने मेरा पहला क्वेश्चन सही से सुना होगा, जो पहले क्वेश्चन मैंने अभी बताया है, तो उसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है कि वर्तमान में सबसे ज्यादा रन T20 में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? तो T20 में सबसे ज्यादा रन है अपने ही भारत के विराट कोहली के। ठीक है, तो T20 में सबसे ज्यादा रन किसके हो गए हैं? विराट कोहली के। ये विश्व में है, ये रिकॉर्ड विश्व में है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रन T20 के इतिहास में किसके हुए? विराट कोहली के। और विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? महिला जयवर्धन का। तो महिला जयवर्धन जो है वो दूसरे नंबर पर है। T20 में सबसे ज्यादा रन किसके हैं? विराट कोहली के। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? महिला जयवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये मुश्ताक लिखा हुआ है, इसको मुश्ताक कर लेना, मुश्ताक। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है? तो पहले क्वेश्चन ये बनता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो बता देता हूं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है क्रिकेट में दी जाती है ये। और देखेंगे इसके बारे में डिटेल आगे, पहले देख लेते हैं आंसर क्या है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की जो विजेता टीम है वो है ए मुंबई, बी हिमाचल प्रदेश, सी कलकत्ता या डी रेलवे। सही आंसर क्या है इसका? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 की विजेता टीम कौन सी है? मुंबई ने ये जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022। तो हराया किसको है? हराया है हिमाचल प्रदेश को। हराया किसको है? हराया है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश क्या है? उपविजेता। तो विजेता कौन सी टीम है? मुंबई। उपविजेता क्या है? हिमाचल प्रदेश। हुआ कहां पर है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का आयोजन कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। तो ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पे हुआ? ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पे हुआ? कलकत्ता में। ईडन गार्डन स्टेडियम हुआ कलकत्ता में। तो कलकत्ता में ये मैच हुआ था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। किस किस टीम ने ये जीती है? तो मुंबई की टीम ने ये जीती है। किस टीम को हराया है? हिमाचल प्रदेश की टीम को हराया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? क्रिकेट में। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को कौन कराता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को कराता है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई का घरेलू मैच है ये, घरेलू T20 ट्रॉफी है ये, T20 ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। T20 ट्रॉफी है, घरेलू ट्रॉफी इसको कहा जाता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को। बीसीसीआई के बारे में भी बता देता हूं। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। और अभी हाल ही में बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट्स बने हैं रोजर बिन्नी। तो बीसीसीआई इनको आयोजित कराता है इन मैचों को। और पुरुष T20 वर्ल्ड कप कौन आयोजित कराता है? तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप जो भी होते हैं उनको आईसीसी आयोजित कराता है। आईसीसी वर्ल्ड में क्रिकेट कराने की सर्वोच्च संस्था है। बीसीसीआई भारत के अंदर क्रिकेट कराने की सर्वोच्च संस्था है। तो जो पहला क्वेश्चन है, अगर पूछा जाए कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप किसने कराया था, तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने कराया है? आईसीसी ने ही उसको कराया है। तो आईसीसी के बारे में बता देता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में आईसीसी बना। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले, हाल ही में ग्रेग बार्कले को आईसीसी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो ये आईसीसी के बारे में हो गया। लेकिन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने ऑर्गेनाइज कराया है? बीसीसीआई ने। बीसीसीआई कब बना? 1928 में। कहां है? मुंबई में।
किसने जीता है? किसने जीता है? मुंबई ने जीता है, मुंबई ने इसको जीता है। किसको रहा है? हिमाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे साफ सुथरे रेलवे स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है? रेल मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में उसने ये बताया कि भारत के सबसे स्वच्छ स्टेशन कौन सा है, सबसे स्वच्छ स्टेशनों की लिस्ट उसने जारी की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है पटना रेलवे स्टेशन, बी ऑप्शन है बीकानेर रेलवे स्टेशन, सी ऑप्शन है जोधपुर और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसका राइट का आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बीकानेर। बीकानेर रेलवे स्टेशन कहाँ है? राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीकानेर रेलवे स्टेशन। तो अभी हाल ही में रेलवे ने एक रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट क्या बताती है? ये रिपोर्ट भारत के सबसे स्वच्छ स्टेशनों के बारे में बताती है। और इस रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? बीकानेर। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किस देश में किया गया है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन, एक यात्री ट्रेन है ये, दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन किस देश में किया गया है? तो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। सही आंसर है स्विट्जरलैंड। तो दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का संचालन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में किया गया है। इस ट्रेन की जो लंबाई थी, इस ट्रेन की जो लंबाई थी वो थी 1.9 किलोमीटर। 1.9 किलोमीटर, लगभग 1900 मीटर लंबी ये ट्रेन थी। और इस ट्रेन में कोचेस, इस ट्रेन में कोच की जो संख्या थी वो थी 100 कोच थे इस ट्रेन में। और कुल 4 इंजन इस ट्रेन में लगे हुए थे। कुल 4 इंजन इस ट्रेन में लगे हुए थे। इसी तरह से ये हो गई दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन और इसका संचालन कहाँ किया गया है? स्विट्जरलैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन, कोप 27, कोप 27 पूछा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग एग्जाम के लिए। कोप 27 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोप 27 2022, ए पेरिस, बी ग्लासगो, सी शर्म अल शेख। बता देता हूं, शर्म अल शेख है मिस्र के अंदर। शर्म अल शेख है मिस्र के अंदर। और डी ऑप्शन है अबू धाबी। अबू धाबी है यूएई की राजधानी। अबू धाबी है यूएई की राजधानी। तो कोप 27 2022 में ये हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ है शर्म अल शेख। शर्म अल शेख, शर्म अल शेख कहाँ पर है? मिस्र के अंदर। शर्म अल शेख है मिस्र के अंदर। तो कोप 27 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख मिस्र में। अब देख लेते हैं कोप क्या है। कोप क्या है? तो पिछले 2-3 कोप मैं बता देता हूं और नेक्स्ट कोप कब होगा ये भी बता देता हूं। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में, कोप जानते हैं। कोप पहले देखते हैं कि कोप है क्या। कोप है क्या? तो कोप क्या है? कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ये कोप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। पार्टी देशों का सम्मेलन। पार्टी देशों का सम्मेलन। तो पार्टी देश कौन से हैं? पार्टी देश कौन से हैं? एक संस्था के बारे में बताता हूं जिसका नाम है यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी गई है। तो यूएनएफसीसी क्या है? यूएनएफसीसी एक कन्वेंशन है, एक संस्था है। तो इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है वान कहां है? तो वान है जर्मनी के अंदर। वान है जर्मनी के अंदर। तो जर्मनी में है यूएनएफसीसी।
और यूएनएफसीसी के जो सदस्य देश है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यूएनएफसीसी के जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों को कहा जाता है पार्टी देश। और जब वो देश मिलकर कोई सम्मेलन करते हैं तो उस सम्मेलन को कहते हैं कॉप, उस सम्मेलन को कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, तो कॉप बोलते हैं। तो ये हर साल ये कॉप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर बात की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों को कम कैसे किया जाए, ग्रीन हाउस गैसों को कम कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर चर्चाएं होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों को कम करना इसका उद्देश्य है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। तो यूएनएफसीसी के सदस्य देशों को कोप कहा जाता है। और जब ये सदस्य देश मिलकर कोई सम्मेलन करते हैं तो उस सम्मेलन को कहते हैं कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। तो इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कोप जो हुआ है वो 27वें नंबर का है, 27वें नंबर का है ये। और ये कहां हुआ है, ये हुआ है मिस्र के शर्म अल शेख में, मिस्र के शर्म अल शेख में। कोप कुछ और बता देता हूं, अगर आपसे पूछे कि कोप 21 कहां हुआ था, कोप 21 कहां हुआ था, 2015 में ये हुआ। कोप 21वें नंबर का था, 2015 में हुआ कहां पे, पेरिस में, पेरिस में। और अगर आपसे पूछे कोप 26, अगर आपसे पूछे कोप 26, कोप 26 ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2021 में। 2021 में कहां हुआ था, ग्लासगो। ग्लासगो कहां पर है, ब्रिटेन में। ग्लासगो कहां पर है, ब्रिटेन में। ग्लासगो है ब्रिटेन के अंदर। और अगर आपसे पूछे कि नेक्स्ट कोप कहां होगा, नेक्स्ट कोप 28वें नंबर का, 28वां कोप कहां होगा, तो 28वां कोप 2023 में कहां होगा, तो 2023 में होगा अबू धाबी। अबू धाबी कहां है, यूएई की राजधानी। अबू धाबी किस देश की राजधानी है, यूएई की, यूएई, यूएई यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, यूएई। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी, यूएई नहीं, अबू धाबी। यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। तो अबू धाबी में 2023 में कॉप होगा 28वें नंबर का। 27वें नंबर का कहां हुआ है इस साल, तो 27वें नंबर का हुआ है शर्म अल शेख। शर्म अल शेख कहां पर है, मिस्र के अंदर। पिछले साल ये कहां हुआ था, ग्लासगो, ग्लासगो ब्रिटेन में हुआ था। महत्वपूर्ण है इनमें पेरिस में जो कोप हुआ था 2015 में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कोप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां पर है जिसका नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डे किया गया है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहां है, हवाई अड्डा कहां है जिसका नाम बदलकर डोनी पोलो हवाई अड्डा किया गया है। तो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया है भाई, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम चेंज हो गया है। तो ये हवाई अड्डा कहां है ये पूछा है। ए है पटना रेलवे स्टेशन, बी, ये गलत, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। मैं यहाँ पे सही आंसर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे सही आंसर लिख देता हूँ, इन ऑप्शन को मत उतारना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सही आंसर, यहाँ पे लिख देता हूँ सही आंसर। इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईटानगर। ईटानगर, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है कौन सा हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। लेकिन इसका नया नाम क्या हो गया है, मंत्रिमंडल ने इसका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका नया नाम क्या रख दिया है, डोनी पोलो हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डा। तो नाम बदला गया है, वही क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के एग्जाम में। यहाँ पे डोनी पोलो का मतलब होता है सूर्य चंद्रमा, हिंदी में इसका मतलब होता है सूर्य चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ हो गया है, ईटानगर। पहले नाम क्या था इसका, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। 2023 है, यहाँ पे याद रखना 2023, यानी ये इंडेक्स एक साल पहले ही जारी हो जाता है, एक साल पहले ही जारी हो जाता है। 2022 के आंकड़े 2023 के हिसाब से 22 में ही दिखा देते हैं। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है इसमें 107, 150, 132 या 8।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 8। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को कौन जारी करता है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करता है जर्मन वॉच। एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच इसको जारी करता है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022 को कौन जारी करता है? जर्मन वॉच जारी करता है, जर्मन वॉच। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 8। इस इंडेक्स में भारत की रैंक 8 है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंडेक्स में टॉप 3rd स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। टॉप 3rd स्थानों पर, टॉप 3rd रैंक पर कोई भी कंट्री इसमें नहीं है। टॉप 3 स्थानों पर कोई भी देश मापदंड को पूरा नहीं करता है। कोई भी देश इस सूचकांक के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है, इसलिए टॉप 3 स्थानों पर कोई भी देश इस इंडेक्स में शामिल नहीं है। तो अपने भारत की रैंक क्या है? 8वीं। भारत की रैंक क्या है? 8वीं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2021 और 2022 में भारत की रैंक क्या थी, तो भारत की रैंक थी 10वीं। 2021 और 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक थी 10वीं। इस साल भारत की रैंक में हुआ है सुधार। तो देखो और देख लेते हैं, कुछ और इंडेक्स में बता देता हूं। अगर आपसे पूछे भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? भूख सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? ये 22 वाले हैं सारे जो लिख रहा हूं। 22 की रैंक, भूख सूचकांक में भारत की रैंक कितनी थी? 107। इसके अलावा 150 किस में रैंक थी भारत की? तो 150 रैंक थी प्रेस इंडेक्स में। प्रेस इंडेक्स, प्रेस सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आता है, इसे बोलते हैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। सही मायने में इसको लिखते हैं हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 150। और 132 रैंक किसमें है भारत की? 132 रैंक है मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक जो 2022 में जारी हुआ है ना, मानव विकास सूचकांक महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के लिए। तो मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 132। भूख सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 150। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? 150। 132 किस में रैंक है? मानव विकास सूचकांक। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में हमारा स्थान है 8। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। कुलदीप नैय्यर, ये नैय्यर नहीं है, ये नैय्यर लिखना है इसको, ये नैय्यर लिखना है इसको। कुलदीप नैय्यर, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुलदीप नैय्यर सम्मान किस क्षेत्र में होता है? तो पत्रकारिता में। क्वेश्चन देख लो, कुलदीप नैय्यर पत्रकारिता सम्मान 2022 किसे दिया गया है? कुलदीप नैय्यर पत्रकारिता सम्मान 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र का ये पुरस्कार है, कुलदीप नैय्यर पुरस्कार। ए ऑप्शन है रवीश कुमार, बी ऑप्शन है आरफा खानम, ये खानम है, आरफा खानम शेरवानी, ये खानम लिखा हुआ है, खानम, आरफा खानम शेरवानी। डी है खालिद जावेद, ये छोड़ो सारे, ये गलत, ये गलत, ये आंसर है इसका दूसरा, आंसर है इसका दूसरा। कुलदीप नैय्यर पत्रकारिता सम्मान 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र का सम्मान है, ये किसको मिला है? आरफा खानम शेरवानी, आरफा खानम शेरवानी। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 2018 में, और शुरुआत में ही ये पहला पुरस्कार मिला था रवीश कुमार 2018 में, और फर्स्ट जो पुरस्कार मिला था ये रवीश कुमार को मिला। रवीश कुमार, कुलदीप नैय्यर पत्रकारिता सम्मान की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2018 में, और 2018 में ही पहला पुरस्कार किसको मिला था? रवीश कुमार को। लेकिन 2022 में पुरस्कार किसे मिला है? 2022 में पुरस्कार मिला है आरफा खानम शेरवानी को, आरफा खानम शेरवानी। 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इससे के आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये नवंबर 2022 के ये जो टॉप क्वेश्चन है उसकी सीरीज में लेके आया हूं, जो कि एग्जाम जैसे एसएससी के एग्जाम आ रहे हैं, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट है या अन्य स्टेट में एग्जाम जो बन रहे हैं, उन सभी एग्जामों में, यानी जिस एग्जाम में नवंबर के करंट पूछा जाएगा, तो यहाँ से आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स के साथ साथ मैंने इसमें स्टैटिक जीके भी इसमें कराया है। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है, और अपने जो सुझाव है उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी
क्या करना है, सब्सक्राइब करके उसको शेयर करना है, जो वीडियो है लाइक करना है, कमेंट करना है। धन्यवाद।